अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज अफसोसनाक ज़ाहिर है खबर इसलिए होती है क्योंकि कोई ना कोई केसेस में जब इजाफा होता है या बात होती हैं तो वो यकीनी तौर पर एक दुख का दिन होता है। आज भी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना की जो मुतासरीन है उनकी तादाद 7,200 और अमवात 135 जो है वो हो गई हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये सिलसिला अब रुके और जिस हद तक जो है वो हम सब इसको रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, सब किरदार अदा करें। दुनिया भर में कोरोना मरीज 22 लाख से ज़ायद तादाद हो चुकी है और हलाकतें 1,68,000 पर पहुंच चुकी है, 48,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की जो तादाद है उस पर भी इजाफा होता जा रहा है। सिंध में, कराची के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब के अंदर भी जो है वो बढ़ रहे हैं। कराची की कच्ची आबादियों में कोरोना रिपोर्ट हुआ है। वहाँ पर जो है वो यकीनी तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशंस हैं। ये जो कच्ची आबादियाँ हैं यहाँ पर जो है वो लोग करीब रहते हैं, घर में कई लोग रहते हैं, तो इसलिए भी एक ये तशवीशनाक बात है कि अगर वहाँ काबू ना किया गया या बेहतर इकदाम ना किए गए तो वहाँ पर ये बढ़ सकता है, इसकी तादाद बढ़ सकती है। ओवर क्राउडेड हैं ये एरियाज़। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान आने वाला है तो हुकूमत ने 2.5 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। पंजाब और सिंध में बचत बाजार ना लगाने का फैसला किया गया। पंजाब में आवाम को नकद रकम कैश मिलेगा जिसके ऊपर वो ख़रीदारी कर सकेंगे। ऑनलाइन का भी ऑप्शन पर भी बात हो रही है। हुकूमत सिंध और ताजरों के दरमियान जो है वो कारोबार खोलने पर डेडलॉक जारी है। अंदरूनी सिंध और शहर कराची के अंदर भी जो है वो ये मामला है सामने हमारे। जो पाकिस्तानी मईशत में अच्छी खबर है वो है मईशत के एतबार से, एक इकॉनमी के एस्पेक्ट से वो ये है कि G20 की जानिब से तकरीबन पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर के कर्ज़ों की जो वापसी है उस पर रिलीफ मिलने जा रहा है। वो रिलीफ पाकिस्तान को मिलेगा। साथ में IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। आज एक कंस्ट्रक्शन का जो फेडरल गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक ऑर्डिनेंस मंजूर किया है, उसके अंदर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खुशाइन आज का दिन है और एक ही रोज़ में डॉलर की कीमत भी 3 रुपये 31 पैसे कम हो चुकी है। तो ये तमाम सिचुएशन है। हमने इन दोनों मामलात पर बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ बात करेंगे कोरोना के फिगर से मुताल्लिक और दूसरे हिस्से में जो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शैला रजा साहिबा सूबाई वजीर हैं, सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। हकीम शाह ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद होंगे। और सबसे पहले जो है वो मैं शहबाज गिल साहब आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इजाफा हो रहा है तादाद के अंदर, ये कहा जा रहा है कि इसका लॉकडाउन में नरमी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर इजाफा होने की बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि जब नरमी होती है, इंटरेक्शन होता है, जब इंटरेक्शन होता है फिर उसके बाद ये नंबर ज़्यादा बढ़ता है। योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप जो नंबर्स हैं उनको देखें गौर से तो टेस्टिंग के नंबर डबल हो गए हैं। पंजाब में हमने टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ा दी है, तो जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो नेचुरली आपके पास रिजल्ट भी ज़्यादा आएंगे और उसी परसेंटेज से आपके पास इन्फेक्टेड लोग भी ज़्यादा आएंगे। ठीक हो गया ना? नेगेटिव भी उसी परसेंटेज से क्लियर होते जाएंगे और पॉजिटिव भी उसी परसेंटेज से ज़्यादा आते जाएंगे। तो टेस्टिंग के नंबरों पे मुनसर है ना कि कितनी टेस्टिंग है। तो बुनियादी तौर पर टेस्टिंग ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लॉकडाउन तो अभी आजकल में बात हो रही है ना नरम होने की या ना होने की, ये तो आपको पता है कि एक दिन में तो नहीं हो जाता ना ये लॉकडाउन। इधर से कोई बटन नहीं है कि दबेगा और अगले दिन लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। ये तो थोड़ा वक्त लगता है, हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। यू नो दैट वेरी वेल। तो इसका लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है, इसका टेस्टिंग डबल हुई है उसके लिए इसके नंबर्स हैं। और उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो बुनियादी बात हम बार बार कर रहे हैं, लॉकडाउन के कोई खिलाफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से चाइना के लॉकडाउन की तारीफ की और चाइनीज गवर्नमेंट के एक्शंस की तारीफ की, लेकिन हम पहले दिन से बार बार बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिसकी आबादी की 24.9% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर की एक्सट्रीम नीचे है, इस तरह के मुल्क में जहां लोगों के पास सिर्फ एक दिन का खाना होता है, क्या उस तरह के मुल्क में आप एक एक कमरे में 8-8 लोगों को अगर बंद कर देंगे तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है?
क्या ये मुमकिन है कि ऐसा लोगों को रखा जा सके? आप बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हालात हैं, इंडिया में देख लीजिए क्या हालात हैं। तो ये लॉकडाउन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनकी आबादी भी उसी तरह से है, पर कैपिटा इनकम भी उसी तरह से है। तो हम लॉकडाउन के बिल्कुल पहले दिन से लॉकडाउन हम भी समझते हैं कि लॉकडाउन इज वन ऑप्शन, वन वेरी वायबल ऑप्शन, बट लॉकडाउन व्हाट? सिर्फ लॉकडाउन 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 करते रहना इज नॉट अ सोल्यूशन। लॉकडाउन के साथ आपने पूरी एक स्ट्रेटजी देनी है, फ्रेमवर्क देना है कि लोगों को आपने खाना कैसे देना है, उनकी लाइवलीहुड आपने कैसे रखनी है। तो ये तमाम एक पूरे का पूरा पैकेज है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां ज्यादातर जगहों में नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सिंध में यूसी सील हुई, बाद में आपको पता है कोर्ट में जो भी डिस्कशन हुई फिर खोलनी पड़ी। पंजाब ने 216 पॉइंट सील किए, लेकिन पता नहीं चला किसी को। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि जहां जहां सील किए वहां इंतजामिया ने लोगों को खाना भी दिया और उनका ख्याल भी रखा वहां पर, इसलिए लोगों को तकलीफ नहीं हुई। और वो जो 216 पॉइंट, जिसमें गुजरांवाला भी शामिल था, गुजरात भी शामिल था, जैसे जैसे वो क्लियर होते गए उनको ओपन करते गए। केपी में एक जगह सील की, एक गांव था पूरे का पूरा, आपको पता है, वहां भी खाना पहुंचाया गया, हर चीज पहुंचाई गई, तो हमें वहां भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुर्दान में। तो जब तक आप लोगों को खाना और सहूलतें नहीं देंगे, सिर्फ लॉकडाउन लॉकडाउन, क्योंकि ये फैशनेबल टर्म है, एवरीबॉडी वांट टू लिसन दिस, एवरीबॉडी इज सो स्केयर्ड, और राइटली स्केयर्ड, मैं ये नहीं कह रहा रॉन्गली। सो एवरीबॉडी इज रिसेप्टिव फॉर लॉकडाउन, पर लॉकडाउन के साथ और आपने क्या करना है? तो ये पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि लॉकडाउन जिन कंट्रीज ने किया या बड़ा इफेक्टिव रहा उनके लिए, उन्होंने अपने लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन पैरेलल अरेंजमेंट्स किए। हमारे यहाँ अभी भी ये डिबेट है, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट्स या सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बेयर कर सके, या हमारी इकोनॉमी कंप्लीट लॉकडाउन को, तो इस वजह से ये डिबेट जायज भी है कि ये होना चाहिए नहीं और कैसे होना चाहिए। शाला रजा साहब ये बताइएगा, सिंध से एक अच्छी खबर तकरीबन ये आई कि 2,500 तबलीगी जमात के जो अरकान हैं उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए, जो एक बड़ा नंबर फिगर था जहन में कि शायद ये अगर हुए पॉजिटिव तो क्या इसका इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो आप लोगों ने फैसला किया है लॉकडाउन करने का, बरकरार रखने का मजीद, अब ये ताजर तंजीमों के जो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे मुतालिक जरा बताइएगा कि आप लोग फिर पैरेलल अरेंजमेंट, जिस तरह शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि हमने पंजाब में किया लेकिन पता इसलिए नहीं चला कि हमने उनको फूड प्रोवाइड किया, हमने पैरेलल अरेंजमेंट्स किए जिस हद तक किए जा सकते थे। लेकिन सिंध के अंदर जो है वो अब ताजरों की भी ये रिजर्वेशन है कि कुछ खोले, लोगों की भी ये रिजर्वेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम फिगर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हुकूमतों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो पैरेलल अरेंजमेंट क्या आप लोग कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक दुआ है जिससे मैं हमेशा प्रोग्राम शुरू करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जो है महफूज रखे और कम से कम इससे लोग अफेक्ट हों, और उसके साथ साथ जहनी तौर पर भी लोगों को सेहतमंद रखे। दूसरी बात यह है कि सिंध में भी लॉकडाउन इतना ही सख्त है जितना दूसरी जगह पे। हाँ, हमारी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है, सिंध में भी अभी तक किसी ने कहीं से ये नहीं कहा कि हमें खाना नहीं मिला। और सिंध में जो हमने यूसी अनाउंस की थी उसका रात में नोटिफिकेशन होना था, और वो यूसीज जो थी उनका ऐलान किया गया था, और लेकिन जल्द ही लोगों को पता चला कि महकमा सेहत जो है वो टाउन के हिसाब से भी चल रहा है, तो रात होने से पहले उनके नोटिफिकेशन में चेंज की गई, और फिर जो क्लस्टर्स थे अफेक्टेड उनके लिए बात हुई। लेकिन उनमें भी जो सील्ड हैं उनमें भी कराची को जिसने नहीं देखा, नहीं समझा, वो नहीं बोल सकता। हाँ, बातें तो सभी कर लेते हैं, वो तो करते रहने देना चाहिए, उन पे हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। वो जो क्लस्टर सील हुए वहाँ पर भी दुकानें हैं उधर के लोग वहाँ से निकलकर अपना काम कर सकते हैं, दुकानों से राशन ले सकते हैं, वो इलाके के लोग वहीं रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर हम हर एक का घर इतना बड़ा नहीं है पाकिस्तान में कि उसके लिए हर एक के पास कमरे हों, लोग 150, 280 और 40 गज के घर में रहते हैं। लेकिन अगर वो घर वाले निकल नहीं रहे हैं, क्वारंटीन में हैं, तो आपस में एक साथ रह सकते हैं। और इसी तरह वो घर जहाँ पे कोई एक शख्स जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है, इतने कमरे हैं, तो वो डॉक्टर की हिदायत पर उसको आइसोलेट घर में ही करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में
हैं, लेकिन तिब्बी अमला जाता है, जाके उनके घर को चेक करता है कि रूम ऐसा है कि जो वेल वेंटिलेटेड हो, बहुत हवादार हो, उसको जो शख्स खाना जब दे तो इतना फासला हो, फिर उसके कपड़े जो हैं वो किस तरह धुलने चाहिए, पूरा उन्हें एक्सप्लेन करता है और पूरा उनको दिन में 2 से 3 दफा उन्हें फोन किया जाता है। ये सिंध ही है जिसने तफ्तान बॉर्डर से आए हुए लोगों को दोबारा टेस्ट किया, जिनके पॉजिटिव थे उनको भी क्वारंटीन किया, जिनके नेगेटिव थे उनको भी क्वारंटीन किया, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो फौरन नहीं आते और अगर टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हुआ। हमारे लिए वो लोग ना भी आए लेकिन टेस्ट से तो पता चल जाता है ना जी, नेगेटिव या पॉजिटिव की पोजीशन तो आपको पता चल जाती है, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप क्वारंटीन किया। अच्छा, एहतियातन उनको अगर 10 डेज के बाद अगर कोई सिम्टम आता है तो हम उसको देखें, तो ये एक था। लेकिन वो लोग जो बगैर बताए, अब ताजिरों का जरा बताइएगा जी, ताजिर तंजीमों को जो आपने एक मिनट मैं कोई इसमें वो नहीं कर रही फजूलियात, वो लोग जो कि एयरपोर्ट से चेक हुए बगैर चले गए थे, जिनको हम चेज नहीं कर सके, जिन तक नहीं पहुंच सके, लोकली ट्रांसमिशन का वो जरिया बने, चाहे कोई खातून हो जो शादी में आई थी। अब देखें, ताजिर की बात है, ताजिरों से हम बात कर रहे हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन जब हमारे मिनिस्टर्स मिले तो मुफ्ती साहब ने जो है सीएम के साथ खड़े होकर ये कहा, ताजिरों से भी हम SOPs की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से होगा। आज हमारे यहाँ 6:30 बजे तक मजीद नरमी की गई, पहले 5 बजे तक था, आज 6:30। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, वो वजीर आजम साहब ने भी कही कि भाई लोगों को जबरदस्ती तो जेल में नहीं डाला जा सकता। जो मैं बहैसियत मॉनिटर कह दें या बहैसियत इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट देख रही हूँ, लोग जो हैं, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, लोग गाड़ियों में हैं, लोग बाइक पे 2 से 3 हैं, बच्चों के साथ हैं, लोग जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बुरी बात है। किसी गरीब आदमी पे तो हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन गाड़ियों में फैमिलीज निकली हुई हैं, बाइक पे निकली हुई हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हर चीज गवर्नमेंट नहीं इजी ना ले, फॉर ग्रांटेड ना ले, तमाम को खड़ा होना, क्योंकि ये ट्रबल बन सकती है सबके लिए। हकीम शाह साहब ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की आप हिकमत अमली सुन रहे हैं, वो कहते हैं वक्त के साथ साथ थोड़ा सा नरम करेंगे इस मामले को, लेकिन फिलहाल हो नहीं सकता। आप लोग क्या सजेशंस जो है वो देना चाहते हैं कि हुकूमत आपको भी फैसिलिटेट कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है कारोबार मुतासिर होंगे, किराएदार हैं कई दुकानदार, उनको किराए के नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर ये कारोबार और इफेक्ट करेगा तो ज़ाहिर है गरीब को तो पैसा पहुंच जाता है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास का क्या होगा? क्या आप लोगों के जहन में खाका है, किस तरीके से हम इसको रोक भी सकें और काम भी चलता रहे? आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्मॉल ट्रेडर्स के इश्यूज़ को उजागर करने का मौका दिया। 1 महीना हो गया है लॉकडाउन को सिंध में, और हमने इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया जो हमेशा ही होता है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के फैसले को सपोर्ट किया, उनके हुक्म को सराहा, और आज तक हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन अब 1 महीने के बाद लोगों के घरों में फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स नहीं हैं, उनसे मुंसलिक उनके एम्प्लॉयज़ हैं, साथ ही साथ जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ऐलानात ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आज भी लोग दर बदर की ठोकरें खाकर रोडों पर घूम रहे हैं राशन की हुसूल के लिए, लेकिन इक़दामात कोई नहीं हो रहे। यही मजबूरी हुई कि ताजरों ने ऐलान किया दुकानें खोलने का। हम भी नहीं चाहते कि हम लोगों की जानों से खेलें, लेकिन यह मुख्तलिफ है। एक तरफ लॉकडाउन है जिसे हमने कबूल किया, हमारी दुकानें बंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची शहर के 60% लोग रोडों पर घूम रहे होते हैं। लॉकडाउन मौसर नहीं है। अगर ये लॉकडाउन सिर्फ दुकानें बंद करने की हद तक ही है तो मेरे ख्याल से तो ना ये वायरस रुकेगा और ना ही केसेस कंट्रोल होंगे। हमारा तो यही मुतालबा है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल दी गई हैं SOPs के तहत, हमें भी स्मॉल ट्रेडर्स को भी SOPs के तहत कारोबार करने की इजाजत दी जाए। उसके तरीकेकार पर बात की जा सकती है। उसके तरीकेकार में भी अगर आप कोई टाइमिंग भी रखते हैं, जो हुकूमत का मेन कंसर्न है हुकूमतों का मुल्क में, वो बेसिकली यही है कि लोग लॉकडाउन के बावजूद निकलते हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है।
उसके बावजूद अगर लोग निकलते हैं और आपको कोई टाइम को स्लॉट मिल जाए कि आप 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए अपनी शॉप्स खोलते हैं और फिर अगर लोग बाहर निकल आए और रश लग जाए और फिर कंट्रोलेबल सिचुएशन ना कंट्रोल ना हो सके तो फिर क्या होगा? आपके जहन में इसका क्या खाका है? फिर तो बड़ी ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। गवर्नमेंट की तो टेस्टिंग कैपेसिटी का भी इशू है, गवर्नमेंट के पास इस वक्त रिसोर्सेज का भी इशू है। वो एस्पेक्ट आपके जहन में होता है? देखिए, अगर लॉकडाउन इसी तरह जारी रहा और लोगों को घरों में आइसोलेट नहीं किया गया, हम देख रहे हैं कि अब भी केसेस बढ़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप लॉकडाउन करना चाहते हैं और जो हम भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो दुकानें बंद रखी हुई हैं, उसके लिए फिर ज़रूर स्मॉल ट्रेडर्स को रिलीफ देना होगा, क्योंकि 1 महीने की तनख्वाहें तो हम अपने जो मुलाजमीन हैं उनको अदा कर चुके हैं। आगे हमें भी मुश्किल होगी क्योंकि कैश फ्लो जो है वो नहीं आएगा, तो हम भी एम्प्लॉयज को जो है वो उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे तनख्वाहों की। तो उसके लिए जरूर हुकूमत को ये रिलीफ तो देने पड़ेंगे। शाला राजा साहब, आप कोई बात करना चाह रही हैं? एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं भी रोज की बुनियाद पर एज इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वीडियोस वायरल करने लगूं कि बाइकिया से दिन में कितने लोगों के यहाँ राशन जाता है और रात में कितने कितने जाता है, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों तक राशन नहीं जा रहा, और ये बात मैं मानती हूँ कि आवाम के ताउन के बगैर, चाहे छोटे ट्रेडर्स हों चाहे बड़े हों, हम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी हम एक हद तक कर सकते हैं और इसकी SOPs बन रही हैं। लेकिन जो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि भाई आप ये बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ आप बाइक पे क्या निकले हुए? नहीं हम तो मैडम लॉकडाउन में, और वो बच्चों की नानी के घर वाले भी लॉकडाउन में, तो हम लोग जा रहे हैं। अब आप उनकी पिटाई नहीं कर सकते, आप उन्हें बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते। मैं रात में निकली हूँ 1:45 बजे लाइंस एरिया में, एक साहब 3 बच्चों के साथ एक खाली सुजुकी में बगैर हुड के लिए खड़े खेल रहे हैं उन्हें। मगर शैला साहब, यू हैव टू कम अप विद एनी आइडिया और सॉल्यूशन। अगर हम सिर्फ आज 2 महीने हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला फैले हुए, अगर हम सिर्फ लॉकडाउन को ही बुनियाद बनाकर चलेंगे, मैं खुद भी लॉकडाउन के फेवर में हूं, हम ये सवाल उठाते रहे हैं, हर फोरम के ऊपर बात करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो पैरेलल अरेंजमेंट्स नहीं होंगे अगर 2 महीने बाद भी हुकूमत या हुकूमतों की जानिब से, तो फिर सब लोग ये कहने में हक बजाने होंगे कि क्या सिर्फ लॉकडाउन इसलिए कि हम घर बैठे रहें, या फिर कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट कोई रिलीफ दे रही हो या कोई सोल्यूशन दे रही हो। मैं आपकी तरफ आता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जरा मुझे अब ये बताइएगा, ये रमजान पैकेज जो है वो 2.5 अरब का देने का 19 अशिया पर रिलीफ, अब ऑर्डिनेंसेस भी आ जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि जी अब जखीरा अंदोजी कोई करेगा तो एक्शन होगा। ये ऑर्डिनेंसेस, ये लॉज, ये एग्जिस्टिंग लॉज तो बहुत हैं, इंप्लीमेंटेशन का भी कोई तरीकाकार है कि अब आप लोगों को अकाउंटेबल बना सकें, बजाय सिर्फ हम ऑर्डिनेंस के ऊपर ही फोकस करें या फिर ये सोचें कि अब इसको नई प्लानिंग करें कि कैसे रोकना है? इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से पॉसिबल होगी? जरा आपको सुनवाते भी आपके वजीर हमाद अजहर साहब ने सबसे ताल्लुक जो बात की है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं, सामान को बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं। ये रमज़ान तक महदूद नहीं रहेगा, ये रमज़ान के बाद भी महदूद रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन पाकिस्तान में गरीब तबका है, उसके लिए एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है। कंप्लीट यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन के आने वाले महीनों के अंदर इसको ऑटोमेट किया जाएगा, इसकी सप्लाई चेन को मैप किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल्स के इसके ऊपर सख्त से सख्त इंतजाम किए जाएंगे, इसका जो माशरे के अंदर फुटप्रिंट है उसको बढ़ाया जाएगा, इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मौसर बनाया जाएगा। गिल साहब जी, आदिल देखिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ हमारे लिए कि जितनी भी डिस्कशन हम करते हैं, जो भी फैसले करते हैं, वो आवाम के लिए होते हैं, और आवाम में आपने हमेशा, रियासत का काम होता है कि वो सबसे पहले जो सबसे कमज़ोर है उसके साथ खड़ी हो, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और गरीब और जो स्पेशल लोग होते हैं या पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये या माइनॉरिटीज़, ऐसे तमाम तबके जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ हम खड़े हों। अभी आपने जैसे कहा कि आप लॉकडाउन के हक में थे, हम तमाम लोग जो साहब हैसियत है, हम सभी लॉकडाउन के हक में थे, बिकॉज हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, हमें हमारे घर में खाना भी है, हमारे घर में जगह भी है, तो हमें वो आइडियल लगता है। लेकिन जब आपको किसी और की परेशानी तो तभी पता चलेगी जब आपको खाना, आप आज तक आदिल
सोए ही नहीं हो पूरी जिंदगी में। शैला रजा साहबा पूरी जिंदगी में किसी और वजह से हो गया होगा, लेकिन ये नहीं कि उनको खाना नहीं मिला, कि गुर्बत थी इस वजह से वो कभी खाने के बगैर सोए नहीं है। हमें उस दुख का कैसे पता है? हमें उस दुख का पता नहीं लग सकता, हम जितना मर्जी क्लेम करें। कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कभी भूख से किसी को मरते नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट क्यों नहीं देखी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई कि 500 बच्चे माल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी, ग़िज़ाई खुराक की कमी की वजह से उनकी अमवात हो गई, उनकी जल्दी अमवात हो गई। उसके बाद सिंध में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर, पूरी दुनिया में अफ्रीका के एक मुल्क के बाद दूसरे नंबर पर सिंध में, अंदरूनी सिंध में ख़वातीन अंडरवेट हैं। 56% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 87% थरपारकर में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। स्टंटेड ग्रोथ सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को ये नज़र नहीं आता तो मैं उनसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि बिलावल हाउस से बाहर निकल के देखें। बाहर भी पब्लिक है, बाहर भी सिंधी रहते हैं, उनको भी देखें आप, उनके चीफ मिनिस्टर। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे शहजादा साहब जो हैं, सिंध के शहजादा साहब बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने फरमाया कि हमें, इंग्लिश में उन्होंने लिखा कि वी मस्ट, हमें जो पैरामेडिकल है उनके लिए कोई पैकेज देना चाहिए। तो अब इन्होंने माशाल्लाह उर्दू पे भी उनके अतालीक बिठाए हुए हैं, ट्यूशन बिठाई हुई है। मेरा ख्याल अब लॉ पे भी कोई ट्यूशन उन्हें देनी चाहिए और कोई उन्हें बताए कि जिसकी वो, उनके वालिद साहब, उनकी पूरी पार्टी जिसकी फेम लेते हैं और ग्लोरी लेते हैं कि उन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी, तो उस 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी आपकी है, जिसे पंजाब ने अपने तमाम पैरामेडिकल के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है। 1.5 हफ्ता पहले केपी ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अरब रुपए रखे हुए हैं और उनमें से तकरीबन 12 अरब खर्च हो चुके हैं और बाकी पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि फेडरल के तो थोड़े से हॉस्पिटल हैं और बाकी सामान हम सिंध को, पंजाब को, सबको दे रहे। तो फेडरल ने भी कर दिया। आपने पैरामेडिकल के लिए क्या किया है? 18वीं तरमीम के बाद हजूर ये काम आपने करना है। तो कोई शहजादा, मुझे कंप्लीट कर लीजिए बात, कोई शहजादा साहब को ये बताएं कि किसी और ने नहीं करना, ये आपने करना है। ठीक है, लेकिन नुक्ता ये है कि आप, मैं आता हूं शैला साहब, आपकी तरफ आता हूं, एक सेकंड। एक तो नुक्ता ये है शहबाज गिल साहब कि ना मैं, ना आप, ना शैला साहिबा, हम वाकई शायद हमें ना अंदाजा हो कि भूख क्या होती है और भूख से नींद ना आना क्या होता है, लेकिन ये देखते प्रैक्टिकली हम सब हैं। हम सब ग्राउंड के ऊपर लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, हमें पता है ये मामला क्या है। और लॉकडाउन का भी मैंने आपसे ये अर्ज की कि हम आज भी इसके हक में इस वक्त हैं जब रियासत वज़ीर आला सिंध के पैरेलल अरेंजमेंट, वज़ीर आला सिंध के, उन्होंने नहीं मरते देखा किसी को भूख से। स्टेट जब पैरेलल अरेंजमेंट, मैं आता हूं शैला साहब, स्टेट जब पैरेलल अरेंजमेंट करेगी तभी लॉकडाउन सूट करेगा, वरना लॉकडाउन किसी काम का भी नहीं है। शैला साहब, योर टेक ऑन। सही फरमा रहे। ठीक, मैं बहुत देर से चाह रही थी कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू में ना जाऊं और थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम शैला साहब, अगर क्विकली मुझे ब्रेक लेनी है था, एक नहीं आपने इन्हें मौका दिया है ना इस किस्म की बात करने का। थोड़ी देर पहले इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि पैरामेडिक्स का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। तो ये मुल्तान के जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, इनको आपने किट्स दी थी जिनमें कोरोना निकला है। और ये जो आप बात कर रहे हैं देही सिंध की और खास तौर पे थर की, तो कभी आपने रिपोर्ट पढ़ी है? बड़ी इंग्लिश की बातें करते हैं आप। अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी है? आपने सक्सेसफुल प्रोग्राम और पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जो यूरोपीय यूनियन हमारे साथ कर रही है, और उसने कहा है कि 50% डिक्रीज डाउन हुआ है न्यूनेटल डेथ रेट। और आपको कभी, आप गए हैं खैर, आपने कभी देखा है कि वहां पे हमने क्या चेंज लाए? और कभी आपने ये यकीनन वहां पे मेल न्यूट्रिशन ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से भी लोग फौरन नहीं मरे। वो पुरानी हुकूमतों की बदकिस्मतियों को हमने सही किया है कि आज वहां की डॉक्टर्स भी हैं, आज वहां मिडवाइफ भी हैं, आज वहां डंपर ड्राइवर भी हैं। सही, मैं आपको ये बताना, मुझे ब्रेक लेनी है मैडम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अननोटिफाइड शहबाज गिल साहब कि हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हम जहाजों से उड़ के नहीं देख रहे, हम किसी और सूबे को एक्यूरेसी चेक किए बगैर किट्स नहीं दे रहे, हम काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ काम का तरीका है। 29 अरब लोगों को हमने पैसे नहीं दिए, हलीमा दिल को बता दें। आपको भी मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। हम 12,000 रुपए पहले 3 महीने रोक के चौथे महीने दे के डांस नहीं कराने पे मजबूर कर रहे हैं। ऑलराइट शैला साहब, मुझे लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। थैंक यू सो मच शाह साहब, शैला रजा साहिबा। प्रोग्राम के बाद जब वापस आएंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो मराठी पैकेज फेडरल कैबिनेट ने दिया है उस पर बात करेंगे, इसके अहम फीचर्स पर बात करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक खुशाइंद और अच्छी खबर है मुस्तकबिल के लिए। आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन हैं। अशफाक तोला साहब टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शहबाज गिल। अशफाक तोला साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो फेडरल कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस जारी किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, एक बड़ी अट्रैक्टिव सा एक पैकेज उन्होंने सामने रखा है। ये जो इसके सेलियंट फीचर्स हैं मेरे सामने पड़े, लेकिन मैं ज़रा वक्त की कमी की वजह से आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त जो ये पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, कितना इफेक्टिव होगा और कितना जो है ये हेल्पफुल है इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। एक्चुअली देखिए, बहुत अच्छा पैकेज है। इन हालात में जो कुछ हम कर सकते हैं मईशत के लिए, उन्होंने एक अच्छा पैकेज दिया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे डिफरेंट पैकेज डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए आने चाहिए। मगर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तशरीह करना ज़रूरी है, और मैं अभी उस पर कमेंट्री हम पूरी बना रहे हैं, और बना के आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हफीज शेख साहब। सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि जी 31 दिसंबर तक जो बिल्डर पैसा डाल देगा उसको माफ़ी मिल जाएगी, और उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स या उस पैसे की मद में कि वो कहाँ से आया। दूसरा जो इसमें एक बड़ा अच्छा आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट या तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए सितंबर 22 तक, और या तो इन केस ऑफ बिल्डर 50% कंप्लीट हो जाए, 50% प्लॉट्स बिक जाएं, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होगी और उससे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। टैक्स के रेट उन्होंने काफी कम किए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम कर दिए, इतने कम नहीं होने चाहिए, बिकॉज के जो टर्नओवर टैक्स का जो रेट है 1.5%, उससे भी कहीं ज्यादा उनको कम करके दे दिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाती हैं, बट बाय एंड लार्ज ये एक अच्छा पैकेज है। मगर इस साल ये मईशत को बूस्ट नहीं देगा, क्योंकि अभी खरीफ का सीजन है, फिर रमजान आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे भी बहुत स्लो होती है रमजान में। रमजान के बाद से ये टेक ऑफ शुरू करेगा, मगर इसके जो असरात या समरात होंगे वो अगले आइंदा आने वाले सालों में बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा इन्होंने लेकिन दो, मैं इससे पहले आप मजीद कमेंट करें इस पे। एक तो आप जो करेंट टैक्स रेट बहुत लो अगर कर दिया है, तो इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट की शायद इंटेंट ये है कि किसी भी तरह वॉर फुटिंग पे इस इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इंटरेस्ट रेट भी कम किया है अच्छा खासा, डॉलर भी फिर गिरा, स्टॉक्स पे भी उसके असरात हमने देखे, तो इसका मतलब एक्सपेडाइट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत कोई लेथार्जी ना हो इस सारे प्रोसेस के अंदर, और लोग जल्दी इसको ज्वाइन करें। आदिल देखें, मैं इस पे अब आप ओवरऑल इकोनॉमी पे अगर आप आ जाएंगे तो बहुत देर हो गई। ये चीज मैं सितंबर में लिखता था, हॉट मनी आई, जब 1 बिलियन आई तो मैंने लिखा कि खुदारा इस पैसे से जान छुड़ा लें, नहीं छूटी 3.5 अरब। वही प्रेशर जो था 155 रुपए का डॉलर था, जो 170 या 169 रुपए 50 पैसे पे पहुंचा। अगर ये हॉट मनी ना होती और ये कमर्शियल बैंक के लोन ले लेते उस वक्त जो उनको एडवाइस की थी हमने, तो ये डॉलर आज 145 पे आ चुका होता, और ये इसके असरात भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते, और एक्सपोर्टर्स को हम शायद डायरेक्ट सब्सिडी दे देते तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। मगर मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब पुराने दोस्तों में से हमारे, उनको भी पता है हम सारे प्योर पाकिस्तानी, हम ये चाहते हैं कि जो लोकल इकोनॉमी है या जो लोकल मामलात या इश्यूज हैं, इनको लोकल सॉल्यूशंस दें, हम ज्यादा अच्छे स्टेक होल्डर को सारे पॉइंट अगेन सर, मैं मजीद इसको भी मजीद फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं शहबाज गिल साहब क्विकली, यहाँ तक एक्सपर्ट्स को आप हैरान कर गए कि आपने तो टैक्स रेट बहुत ही लो कर दिया उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, और ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट भी नीचे गया। अगर वो कह रहे हैं पहले चला जाता, बहरहाल अभी भी एक बेहतर फैसला होगा। तो किस तरीके से ये यकीनी बनाएगी हुकूमत कि लोग इसमें इसका हिस्सा बने, पार्ट बने, और जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो? आदिल, तोला साहब की बड़ी गहरी नज़र होती है मईशत पर और डिफरेंट सेक्टर्स पर, टेक्सटाइल सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, और अक्सर हम इनका एनालिसिस पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। इन्होंने बजा फरमाई कुछ बातें कि टैक्स रेट जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी हम नीचे चले गए। मैं बुनियादी तौर पे वजह बता देता हूँ क्विकली, फिर आपके एक्सपर्ट्स हैं, आप बेहतर होगा उनसे राय लें। मैं आपको वजह बताता हूँ, इंटेंट क्या है, इसको करने की क्या इंटेंट है। बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, बहुत बोल्ड डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया क्यों है? एक इंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंट, और वो है कि गरीब का चूल्हा जले। पहले ही हमारी मईशत नीचे थी, आपको पता है, टाइट थे सिचुएशन। कोरोना की वजह से
बहुत सारे लोगों के लिए जरिया माश कमाना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो है दिहाड़ीदार मजदूर का हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 1 महीने से ज्यादा टाइम से सर जोड़ के बैठे हुए थे अपनी टीम के साथ। मैं रोज देखता था उन्हें, रोज इस पे बातचीत होती थी कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको अगर हम फौरन चलाएं तो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जवाब आता था कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए उन्होंने मेन फोकस इसमें ये, इसीलिए जो जमीन है सिर्फ उसमें पैसे पार करने पे जान नहीं छूटेगी। हमने ये इंश्योर किया कि उसके ऊपर इतनी आपको कवर्ड एरिया बनाना पड़ेगा, इतनी देर में शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इससे फायदा नहीं ले सकते। और अगर गरीबों के लिए घर बनाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग अगर आप बनाएं, सस्ते घर बना के गरीबों को दें तो 90% तक आपको हर तरह के टैक्स में से छूट होगी। तो कहने का मतलब ये कि इंटेंट बड़ी क्लियर है, गरीब का चूल्हा चले, और वो तभी चलेगा जब कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन होगी तो ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मजदूर इस्तेमाल होते हैं वो, बल्कि सरिया, सीमेंट, सिरेमिक, दरवाजे, खिड़कियां, समझ रहे ना, फ्लोरिंग, जितना भी मजदूर इस पे काम करता है सबको। तो प्राइम मिनिस्टर की इंटेंट गरीब को, मजदूर को रोजी रोटी देना है, ये इंटेंट है। और इंटेंट क्योंकि अच्छी है तो हमें अल्लाह के घर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें बड़ी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इसमें अल्लाह हमें कामयाबी देगा। शेख हानी साहब, आपकी क्या राय है इस मामले में कि एक तो जाहिर है वो तोला साहब कह रहे हैं भी आगे रमना है, शायद 1-1.5 महीने तो भी इसका इम्पैक्ट उस तरीके से ना दिखे, लेकिन 31 दिसंबर तक की कंडीशन रखी है कि अगर आप पैसे जमा कराते हैं इसके अंदर और सारा, तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इसका बेनिफिट लेने के लिए इस ड्यूरेशन में हमें एक्टिव दिखाई देगी या कुछ रिजर्वेशंस हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हाउसिंग का शॉर्टफॉल है। हर साल तकरीबन 3.5 से 4 लाख घर हम कम बनाते हैं। और हम क्यों कम बनाते हैं कि इसकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी, इसको इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इसके अप्रूवल्स के इश्यूज़, इसको मतलब एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये था कि एक आप जो ज़रूरत है वो हम पूरी नहीं कर रहे। हमारे पास तकरीबन 10 से 12 मिलियन शॉर्टफॉल है हाउसिंग का, और वो किन लोगों का शॉर्टफॉल है? जो गरीब, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो घर नहीं बना सकता, और कच्ची आबादियों में फिर लोग रहते हैं, फिर स्लम्स डेवलप होते हैं, और ये स्लम्स आपके लिए इकोनॉमिकल भी मुश्किल में पैदा करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मुश्किल होती है, और उनको वो राइट भी नहीं मिलता। जब तक आप अपनी चीज़ें, मतलब हमें जो सप्लाई लाइन है वो प्रोवाइड नहीं देंगे, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप देखें CTA ने 30 साल में कोई नए सेक्टर्स, नई डेवलपमेंट नहीं की, वही है। इसी तरह कराची में भी वही पुरानी डेवलपमेंट है, 30 साल से कोई स्कीम्स नहीं आई। जब आप नहीं देंगे तो लोग, ये आबादी है, ये जिंदा लोग है, ये कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद बना लेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी तरह प्लान स्कीम दें, इलीगल ना हो। और जब आप उसकी फैसिलिटीज़ या उसको वो इंडस्ट्री का दर्जा या वो सारे इंसेंटिव नहीं देंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगी। पूरी दुनिया में मदर इंडस्ट्री होती है ये अगर इंडस्ट्री चलती है तो पूरी आपकी एक्टिविटीज़, एलाइड इंडस्ट्री, 72 एलाइड इंडस्ट्री चलती है का हर प्रोफेशनल्स इससे वाबस्ता होता है। आर्किटेक्ट से इंजीनियर, सॉइल टेस्ट, आपका जो जितनी पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज, और ये जॉब क्रिएशन है। तो इसमें तो वैसे ही आपको इतनी सारी, मतलब आपका पूरा मुल्क की एक्टिविटी, GDP मूव करती है। तो वैसे ही इसको बहुत पहले एड्रेस करने की ज़रूरत थी। हम तो बहुत लेट है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर तो काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं IMF के इशूज़, कहीं और इशूज़, तो वो कर भी नहीं पा रहे थे। और उनका अपना भी नारा था 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ। तो ये भी जब आप जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब आप देंगे, लोकल इंडस्ट्री को फ्रेंडली माहौल देंगे, उनको टैक्स में कहीं, यहाँ तो आप अगर टैक्स लेने के चक्कर में तो आप शॉर्टफॉल हाउसिंग है। मैं कह रहा हूँ जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इनके अप्रूवल्स को जितने हम बेहतर कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे तो हम लोगों को प्रॉपर रिहाइश दे सकेंगे। उन गरीब लोगों को जो अफोर्ड ही नहीं कर रहे, घर अफोर्ड करना अब आसान नहीं रहा। आम आदमी की बिल्कुल, मतलब जो रिक्वायर्ड या जरूरत है उससे बहुत दूर निकल गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तोला साहब, अगर हम ओवरऑल पिक्चर अपने जहन में रखें, स्टॉक्स की बेटरमेंट हमें नजर आई है, कर्जों का जो रिलीफ मिलना है हमें वो बज़ाहिर अभी दिखाई दिया है सिचुएशन के अंदर, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए जो बेनिफिट्स होने हैं, तो किस तरीके से जो है वो इसका मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, तीनों चीजें बहुत अच्छी हुई, और आपके पास जो एक अच्छी न्यूज आई है जिसकी वजह से आज आपका स्टॉक एक्सचेंज टर्न अराउंड हुआ, वो इंटरेस्ट रेट आपने कम किए थे। और मैं ये समझता हूँ ये इंटरेस्ट रेट का कम होना, ये अगर हम बहुत पहले कर लेते तो आज मेरा ख्याल है 40 या 42 हज़ार पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज होती,
और आपके पास आज गुंजाइश होती है कि 3 से 4% पे आप ले आते। चलिए कोई बात नहीं, अब वो जो हर चीज़ का वक्त मुकर्रर था और हो गया। दूसरा, आज आपने एक और अच्छी न्यूज़ देखी पाकिस्तान की मईशत में कि आपके पास 1.4 बिलियन डॉलर्स का हुआ IMF से मंजूरी पैकेज की, और एक और आया था G20 ने कहा है कि डेट को रीस्ट्रक्चर हम करेंगे। तो ये भी मेरा ख्याल है एक अच्छा इंतज़ाम होगा। आपका 12 बिलियन डॉलर्स के आपके G20 के कर्जे हैं मेरे हिसाब से, और उसमें से हमें मेरा ख्याल है 4 से 5 अरब डॉलर हमें देने थे, बल्कि इससे ज़्यादा शायद देने थे 4 सालों में। तो अगर वो ब्रीद हमें मिल जाती है रीस्ट्रक्चरिंग की, तो मेरा ख्याल है एक और अच्छा हमारे लिए एक ऐसा इकदाम हो जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तीसरा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आप आ जाते हैं, तो ये एक अच्छा पैकेज दिया है इन्होंने, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। हम तो वो चीज़ें देखना चाह रहे हैं जो उन्होंने नहीं दी हैं, और इंशाल्लाह एक आध घंटे में इस पर पूरी समरी बना के हम मीडिया को रिलीज कर देंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर होगा कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि जो ये नहीं दे सके। और मैं समझता हूं मसलन अगर आप क्विकली बता सकें, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो क्या चीजें हो जो और मिलनी चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी ऐसे पैकेज देने चाहिए इनको, ताकि उनमें भी बूस्टर आए, बिकॉज के टेक्सटाइल में और बाकी सनतों में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है, जैसे इन्होंने यहाँ दिए बिल्कुल। और इनकी जितनी भी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, जैसे कि सीमेंट वगैरह, जो मोहसिन शेखानी साहब ने कहा, उनमें भी यही चीज़ें होनी चाहिए। कुछ कानून में सुकम रह गया है उनका, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो वो भी हम आपको दे देंगे। बड़ा टेक्निकल हो जाएगा सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। मेरा मैसेज ये है कि आप तमाम इंडस्ट्रीज के लिए ऐसे पैकेज दें। आपकी मईशत इसी में, इसका राज बढ़ने का राज यही होगा कि जो आप कंसेशन आज देंगे, जितना जल्दी देंगे उतनी जल्दी आपकी मईशत, जब आपका ये कोरोना का खत्म होगा तो शुरू हो जाएगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स शेखानी साहब। बिल्कुल जैसे ये कह रहे हैं तोला साहब, बिल्कुल ठीक है। बाकी इंडस्ट्रीज को भी मिलना चाहिए। हमें फ्रेंडली माहौल बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो बिजनेसमैन हैं, उनको एक एतमाद देने की ज़रूरत है। हमें आम पब्लिक को भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देने की ज़रूरत है। हमें अगर बेहतर तरीके से जाना है तो हम बाहर से लोगों का इंतज़ार करते हैं। अपने लोग हैं, हम वो रिस्पेक्ट नहीं करते, हम वो माहौल पैदा नहीं करते, हम वो इन्वायरमेंट नहीं देते, जिसकी वजह से ये इशूज़ है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम प्राइम मिनिस्टर का है। इस वक्त की ज़रूरत थी, और इस वक्त इस मुल्क को इकोनॉमिकल, लोकली सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। इंटरनेशनल दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही है। खत्म हो गया। अशफाक तोला साहब, मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस पैकेज को वेलकम किया गया है इंडस्ट्री की जानिब से, और मजीद इंडस्ट्रीज को भी रिलीफ देने की जरूरत है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।